हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट का। देखिए अभी हमने जो बैच लॉन्च किया है वो है सीटेट के लिए अभ्यास 2.0। और जो हमारे अभ्यास 2.0 बैच की सबसे पहली क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था सीटेट के मैथ्स पेडागोजी सेक्शन, ठीक है। और आज उसकी मैं सेकेंड क्लास लेकर आई हूँ, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो 20 अगस्त को सीटेट का पेपर हुआ था उसमें मैथ का कौन सा पार्ट न्यूमेरिकल वाला, ठीक है। जो कंटेंट था न्यूमेरिकल पार्ट, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 250 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर कितने 3 दर्जन पैकेट बना दिए। अब उसने पूछा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, ठीक है। उसने क्या किया है, 4.8 kg आलमंड्स लिए, 250 ग्राम उसने रेजिन लिए और 3.5 किलोग्राम उसने कैश्यूज लिए यानी काजू लिए। अब उसको क्या किया, उन सबको मिलाकर एक मिक्सचर बना दिया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा। देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे पास वैल्यू दिए गए हैं वो केजी में है, ग्राम में है और फिर से केजी में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले नज़र डालते हैं ऑप्शंस पर। सारे ऑप्शंस किस यूनिट में दिए गए हैं, ग्राम में। देखिए सारे ग्राम में दिए गए हैं ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी वैल्यूज हैं उनको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में, ठीक है। तो 4.8 kg बादाम की बात हो रही है, ठीक है। जब भी हम किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं तो क्या करते हैं, चेंज करने के लिए। देखिए अगर मैं बात करूं 1 kg की तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इसका मतलब जब हम केजी से ग्राम की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 1000 का। तो इसी तरीके से जब हम 4.8 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4800 ग्राम। कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला जो दिया है वो हमें ऑलरेडी ग्राम में दिया गया है, वो है 2500 ग्राम, यानी कि इसकी यूनिट हमको चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और फिर उसने लिया है 3.5 किलोग्राम काजू, यानी कि अब हम देखिए 3.5 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1000 से। तो ये बन जाएगा 3500 ग्राम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3500 ग्राम लिया। अब उसने बोला है कि इन सभी को मिलाकर उसने क्या बना दिया, एक मिश्रण बना दिया है, एक मिक्सचर बना दिया है। तो आइए इन सबको जोड़ लेते हैं। ये बनेगा 0 0 5 और 5 10, 8 18 का 8, कैरी गया 1, 4 और 2 6, 3 9 और 1 10, यानी कि ये टोटल 10,800 ग्राम हमारे पास क्या बना है, मिक्सचर बना है। अब उसने हमसे पूछा है कि इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए गए, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 दर्जन की तो 1 दर्जन में कितना होता है, अगर मान लीजिए मैं 1 दर्जन पैकेट की बात करती हूं तो 1 दर्जन में होंगे 12 पैकेट और हमसे बोला गया है 3 दर्जन, कितने, 3 दर्जन। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 3 यानी कि 36। अब बस क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाला है। उसने पूछा है इस मिक्सचर के कितने, 36, 3 दर्जन है ना तो 36 पैकेट बना दिए। तो 10,800 बटे 36, क्यों, क्योंकि हमें प्रत्येक पैकेट का वजन पता करना है, प्रत्येक पैकेट का भार पता करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 36 तिया 108 और बाकी के 2 0। तो इसका 300 ग्राम आपका राइट आंसर बनेगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने बहुत बेसिक से समझाया कैसे हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, कितने से, 1000 से। ठीक है, ये बेसिक रूल था कैसे हमने किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट किया। और पता है ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें हमेशा एक नज़र ऑप्शंस पर डाल लेनी चाहिए कि ऑप्शंस किस यूनिट में पूछे गए हैं। अगर ये किलोग्राम में होते तो हम क्या करते, इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा दुगुनी कितनी कर दी गई, दुगुनी कर दी जाए तो इसका नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स will the new area become if the side of the square is double। एक वर्ग है, उसकी भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला, देखिए सॉल्व करते हैं, एक वर्ग है, इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसने बोला इस वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दीजिए, यानी कि अब हमने इसकी भुजा को डबल कर दिया, यानी 5 का 2 गुना कितना होता है, 10। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं अभी। फिर उसने पूछा है तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं, पहले जो वर्ग था और जो अब नया बना है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जो पहले भुजा थी वो कितनी थी, 5। फिर उसने नई भुजा कितने की कर दी, 10 कर दिया, क्योंकि उसने डबल कर दिया। अब उसने पूछा है क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा की घात 2, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो हमने 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 5 पंजे 25, और जब हम नई भुजा यानी 10 का स्क्वायर करते हैं तो ये बनता है 100। ठीक है, तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो था 25, और जो नए वर्ग का क्षेत्रफल बना वो बना 100। तो कितने गुना बढ़ा, 25 चौका 100, यानी कि 4 गुना, 4 टाइम्स उसने इंक्रीज किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। अब आप अपनी कॉपी में 1 पॉइंट स्टार बनाकर जरूर लिख लीजिए कि जब भी किसी वर्ग की भुजा के बारे में बात होगी, है ना, अगर उसकी भुजा मान लीजिए 2 गुनी की गई है तो उस वर्ग का परिमाप भी 2 गुना बढ़ेगा और उसका विकर्ण भी 2 गुना बढ़ेगा, लेकिन जो उसका क्षेत्रफल होगा वो बढ़ेगा उसका 2 का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। मैं आपके सामने फॉर्मूला भी लिख दे रही हूँ और आप इसको इस क्लास के बाद जरूर ये चेक कीजिएगा कि जो मैम ने बोला है वो सही है या गलत है। तो अगर मैं वर्ग के परिमाप की बात करूं, जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, या आप कह सकते हैं 4a। ठीक है, और अगर मैं वर्ग के विकर्ण की बात करूं तो वो होता है भुजा √2। आप इन दोनों फॉर्मूलों पर ये वाला क्वेश्चन अप्लाई करके देख लीजिएगा। जिस तरीके से इसकी भुजा 2 गुनी निकली है, इसका परिमाप भी 2 गुना होगा और इसका विकर्ण भी 2 गुना होगा, लेकिन जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो वो होगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से किस में त्रिआयामी आकृतियां हैं। ठीक है, त्रिआयामी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ऑल 3 डायमेंशन शेप्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिआयामी आकृतियां क्या होती हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि द्विआयामी आकृतियां क्या होती हैं। देखिए जब त्रिआयामी की बात होगी यानी कि 3 डायमेंशंस, 3 विमाएं जिसमें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो वो क्या बनती है, त्रिआयामी आकृतियां। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे पास घन, घनाभ, अर्धवृत्त। जो अर्धवृत्त होता है, फिर है शंकु,
सेकंड ऑप्शन है घन, घनाभ, वृत्त। तो देखिए अर्धवृत्त कैसा होता है, 2D होता है, ये 3D नहीं होता। वृत्त भी कैसा होता है, 2D, इसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशंस नहीं होते। थर्ड ऑप्शन है घन, घनाभ, वृत्त। हमने पहले ही बोला है कि वृत्त कैसा होता है, 2D, तो वृत्त वाला और अर्धवृत्त वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि घन, घनाभ, गोला और बेलन। ये कैसे हैं आपके, ये सारे हैं आपके 3D शेप्स, यानी कि 3 डायमेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीता। मेरी एक दोस्त का नाम भी संगीता है। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य कितना है, 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, 2 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे, 5 50 पैसे के सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के। अब बोल रहा है कि उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत है। ठीक है, एक लड़की है संगीता, उसे साबुन खरीदना है जिसकी वैल्यू है 10 रुपए। उसके पास 5 रुपए का कॉइन है और 2 1 रुपए के कॉइन है और उसके पास 5 जो हैं कैसे 50 पैसे के सिक्के हैं। अब उसको पूरी धनराशि करने के लिए, यानी 10 रुपए पूरे करने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले उसके पास कितने हैं, पास एक 5 रुपए का सिक्का है। सबसे पहले तो उसके पास 5 रुपए हैं, ठीक है। अब उसके पास 2 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं 1 1 रुपए के, यानी कि उसके पास 2 रुपए और हैं। अब उसके पास 5 50 पैसे के सिक्के हैं। देखिए अगर 50 पैसे के उसके पास 5 सिक्के हैं, पचास पैसे के उसके पास 5 सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे, सही बात है। जब 50 पैसे के 2 सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। इसी तरीके से ये 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 रुपया और 1 रुपया, यानी कि उसके पास 2 रुपए और हैं। और उसके पास क्या है, एक अभी 50 पैसे का सिक्का बाकी है, यानी कि उसके पास अभी 50 पैसे हैं, ठीक है। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो 5 और 2 7 और 2 9, तो उसके पास बनते हैं 9.5 रुपए। तो उसको 10 रुपए पूरा करने के लिए और कितने पैसों की आवश्यकता होगी, उसको 50 पैसे और चाहिए। उसके 10 रुपए कंप्लीट हो जाएंगे और वो साबुन खरीद सकती है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, बस लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ना था। एक 5 रुपए का सिक्का था, 2 1 1 रुपए के सिक्के थे और 5 जो सिक्के थे वो थे 50 पैसे के, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो 2 रुपए 50 पैसे यानी कि 2.5 रुपया। ये है 0.50 यानी कि आधा रुपया। उसको आधा रुपया ही तो और चाहिए, हमारे पास 9.5 रुपए हो चुके हैं, आधा रुपया और चाहिए। सी ऑप्शन है 1.5 रुपया और ऑप्शन 4 है 2 रुपए, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था 5 और 2 7 और 2 9 और ये 0.50 पैसे या फिर आप बोल सकते हैं 50 पैसे, 50 पैसे। और आपको पता होगा ये जिनको बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि पैसे कैसे होते हैं, सिक्के, है ना, ज्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। और 50 पैसों से कितना बनता है, आधा रुपया बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। बढ़ते हुए में सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं।
अगर सबसे पहले बात करूं, सबसे इजी क्वेश्चन, इजी जो तरीका है, सबसे सरल तरीका इसका कैसा है, देखिए जब भी आपको इस तरीके के भिन्न दिखाई दें, ये क्या है 1/4 है ना, फिर है 1/3 और फिर है 1/2। जब भी ऐसी भिन्न आपके सामने हो जिनका अंश कैसा हो, अंश क्या होता है भिन्न में, ऊपर वाला है ना, और ये क्या होता है नीचे वाला, हर, और ऊपर वाले को कहते हैं अंश। तो जिस भी भिन्न का अंश जो हो वो एक समान हो, समान हो, तो क्या करते हैं, ऐसे भिन्नों में जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है, ध्यान से सुनिए, ऐसी भिन्न जिनके अंश एक समान हो, तो उन भिन्नों में जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न बन जाती है सबसे छोटी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न बन जाती है सबसे बड़ी। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, देखिए 1/4 आएगा, फिर आएगा 1/3 और फिर आएगा 1/2। या फिर इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, आप सभी लोग परसेंटेज तो पढ़ते होंगे ना, तो परसेंटेज में देखिए 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25% होती है ना, और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.33% होती है, और 1/2 की परसेंट जो होती है वैल्यू वो कितनी होती है, 50% होती है। तो क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। हमसे बोला गया था बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो इसके अकॉर्डिंग बढ़ता हुआ क्रम सही है ना, पहले 25% आएगा, फिर 33.5% आएगा, फिर आएगा आपका 50%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, मिसिंग नंबर पूछा है। व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। ठीक है, देखिए आपसे बोला गया है, क्वेश्चन है 1, 6, 15, 45, 66 और 91। हमें क्या पता करना है, इसमें मिसिंग नंबर पता करना है। देखिए अगर मैं 1 और 6 के बीच में देखूं तो यहां पर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए +5 हो रहा है। ठीक है, 1 से 6 तक +5 हो रहा है। अगर मैं 6 से 15 के बीच में बात करूं तो कितना बढ़ रहा है, देखिए 9 बढ़ रहा है। ठीक है, 1 से 6 तक गए हम, 5 बढ़ा, 6 से 15 पर पहुंचे, 9 बढ़ रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच रिलेशन देखूं तो +4 का है ना, 4 संख्या बढ़ने का एक सीक्वेंस दिख रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस आगे भी फॉलो होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 9 में अगर 4 जोड़ती हूँ तो कितना बनेगा, 9 में 4 जोड़ने पर कितना बनेगा, 13। ठीक है, 9 में 4 जोड़ने पर बनता है 13। तो अगर मैं 15 में 13 जोड़ती हूँ, यानी कि 15 में 13 ऐड करती हूँ, तो ये बनता है 28, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर होगा 28। अगर आप इसको और भी आगे करके देखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 28 बना, फिर 28 से हमें 45 तक जाना है, तो हमने क्या जोड़ा, 13। 13 में हमें और क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 13 में 4 जोड़ती हूँ तो बनता है 17। ठीक है, 17, यानी कि अब 28 में 17 जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो 17 में जब आप 28 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 और 7 14, 15, 5, 2, 3 और 1 4, 45 आ रहा है। यानी कि हमारा सीक्वेंस जो हमने सेट किया है वो बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स 28। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। इसमें पूछा है, देखिए एक तरफ दिए हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है, और दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप कौन सा है। आप लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पूछा है सबसे अधिक। देखिए यहाँ पर अगर मैं सबसे अधिक की बात करूं तो सबसे अधिक ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं, 12। कौन से हैं, ओ वाले, है ना, सबसे अधिक की पूछी है तो ओ। और किसका पूछा है, सबसे कम, सबसे कम है 3 के,
3 ब्लड ग्रुप किनका है, ए बी वाले जो ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं तो इनका है 12 और इनका है 3। जब हम इनका रेशियो निकालते हैं तो ये निकलता है 4:1, यानी 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4:1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो इसका बनेगा राइट आंसर बनेगा 4:3। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कल की क्लास में भी हमने बोला था नहीं पर विशेष ध्यान देना है, ये नहीं सब कुछ बिगाड़ के रख देगा। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। क्या ये बात सही है? हमसे पूछा है कौन सी बात सही नहीं है, यानी कि हमें गलत बात पकड़नी है। सेकंड की तरफ चलते हैं। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए एक आयत है ना, और ये बोल रहा है कि आयत की सभी भुजाएं बराबर कर दूं तो क्या वो वर्ग बन जाएगा? अगर मैं इन दोनों भुजाओं के साथ इन दोनों को बराबर कर दूं तो सही बात है, वो एक वर्ग बन जाएगा, यानी कि ये वाली बात तो सही है। फिर है थर्ड ऑप्शन आपका कि यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो जाएंगे तो वो ऑब्वियसली बात है वो एक वर्ग बन जाएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि A kite becomes a rectangle if its opposite angles are equal, जो कि गलत बात है। एक पतंग के सम्मुख कोण अगर बराबर हो भी जाएं तो वह एक आयत नहीं बन सकती। एक काइट कैसे होती है? देखिए शेप में होती है ना। इसमें बोला है कि अगर इसके सम्मुख कोणों को अगर आप इक्वल कर दोगे तो क्या एक आयत बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट वन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? एक लड़की है अम्मिनी जिसका नाम है, उसके पास क्या है 36 वर्ग है। वो क्या करती है? इन वर्गों को जोड़ जोड़कर आयत बनाती है। तो हमसे ये पूछा है कि वो उन 36 वर्गों को जोड़ जोड़कर कितने प्रकार के आयत बना सकती है। अगर इंग्लिश की बात करें तो अम्मिनी इज अरेंजिंग 36 आइडेंटिकल स्क्वायर्स in the form of different rectangles. How many different types of rectangles can she make with these squares? देखिए अगर उसके पास 36 वर्ग हैं, वर्ग कुछ इस तरीके से 36 वर्ग हैं, अगर वो उनको मान लीजिए एक सीधी लाइन में इस तरीके से आगे लगाते जाती है, एक के बाद एक उसने 36 वर्गों को इस तरीके से एक लाइन में लगा दिया, क्या ये एक आयत की आकृति है? बिल्कुल है। यानी कि जब वो उन 36 वर्गों को एक पंक्ति में रखती है तो उसके एक आयत की आकृति बनती है। अगर वो क्या करे 18 वर्गों को इस तरीके से दो पंक्तियों में ले जाए, अब है ना, ऊपर नीचे इस तरीके से, इस तरीके से उसने दो पंक्ति ले ली और यहाँ पर 18 वर्गों को उसने रखा है, तो क्या भी एक आयत बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको रखना है। तो देखिए 2 गुणा 18 कर सकते हैं, और कैसे बन सकता है 12 तिया 36, यानी कि वो 3 आकृतियों में अगर 12-12 वर्गों को लगाती है तो भी वो 36 वर्गों को एक आयत की आकृति में लगा सकती है। और अगर वो 4 लाइनों में 9 वर्गों को रखती है तो 4 निम कितने होते हैं 36, यानी कि वो 4 पंक्तियों में 9 वर्गों को रखकर एक आयत की आकृति बना सकती है। और वो एक 6 वर्गों को 6 लाइनों में रखकर भी आयत बना सकती है। तो इस प्रकार से वो कितने आयत बना सकती है? 5 प्रकार से।
ठीक है, 36 गुणा 1, 18 दूनी 36, 3 गुणा 12, 4 गुणा 9 और 6 गुणा 6। इस प्रकार से वो 5 प्रकार के आयतों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुवीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है? अगर मैं बात करूं 16:50 की, तो 16:50 कितने होते हैं? 16:50 की वैल्यू कितनी होती है? 4:50। ठीक है, और ये जो 21:15 होते हैं इसकी वैल्यू होती है 9:15। ठीक है, ये बेसिक था, मतलब इसमें ऐसा कुछ इसकी नीड नहीं है। वैसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। देखिए, जिस बजे वो पहुंची है, पहुंचने वाले समय में से जिस समय उसने शुरू की थी यात्रा, उस वाले समय को घटा दीजिए। आपकी जो यात्रा का पूरा समय है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देखिए, खत्म उसने कितने बजे की है? 21:15 पर, है ना, और शुरू कब की थी? 16:50 पर। अब ये क्या है? देखो, ये तो घंटे होते हैं और ये होते हैं मिनट्स। अब आप बोलोगे कि मैम 15 में से 50 तो जा नहीं सकते, ये कैसे जाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है? 1 घंटा यानी कि 1 आवर किधर ट्रांसफर करना पड़ता है? मिनट्स की तरफ। किधर ट्रांसफर करेंगे? मिनट की तरफ। अब देखिए, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो यानी कि हम यहाँ से 1 घंटा उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 15 के साथ जब हम 60 मिनट ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, अब यहाँ 20 घंटे रह गए ना, क्योंकि 1 घंटा हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। इधर 15 मिनट में जब हम 60 मिनट जोड़ेंगे, देखिए 15 में जब हम 60 मिनट जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 75 मिनट। और नीचे है हमारे पास 16 और 50। अब बस इसको माइनस कर दीजिए। 5 में से 0 गए 5, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पर आएगा 10 में से 6 गया 4, और ये 1 में से 1 गया 0, जिसे हम नहीं लिखेंगे। तो ये इसका जो आंसर आएगा 4 घंटे 25 मिनट, जो कि है इसका ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? देखिए, पहुंचने वाले समय में से जो समय शुरू करते हैं उसको अगर हम घटा दें तो यात्रा का समय निकल सकता है। 21:15 में से 15 में से 50 जा नहीं सकता था, इसीलिए हमने 1 घंटा इधर ट्रांसफर किया। कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं? 1 घंटा इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 15 की जगह 16 लिखते हैं, फिर उनका आंसर नहीं आता। तो हमने 1 घंटा ट्रांसफर किया है, तो 60 मिनट हम इधर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मिनट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। 100 में एक संख्या जोड़ी, फिर वही संख्या घटा दी। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए, अ होल नंबर इज एडेड टू 100 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, द सम ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इज। देखिए, मान लीजिए हम 100 में कोई संख्या, मान लीजिए x जोड़ते हैं। उसने बोला है पहले एक संख्या जोड़ी जाती है, फिर उसने बोला कि 100 में से वही संख्या घटा दी जाती है, और उसने पूछा है कि इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है उसने, यानी कि इन संख्याओं का योगफल पूछा है उसने। तो जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये बनेगा 100 प्लस एक्स प्लस 100 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो बचेगा 100 प्लस 100 मीन्स 200। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 200। उसने बोला 100 में वही संख्या जोड़नी है, कौन सी? पूर्ण संख्या। वही संख्या घटानी है, और इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछा था। x से x कट गया, प्लस x से माइनस x कट गया, तो हमारे पास जो बचा वो बचा 200, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज,
यानी 100 लाख को निम्नलिखित रूप में से भी जाना जाता है। अगर नॉर्मल भाषा की बात करें, जैसा हम बोलते हैं, तो 100 लाख में कितने होते हैं? 1 करोड़। अब इसको ये पता है कि 100 लाख में 1 करोड़ होते हैं, लिख के देख लेते हैं। 100 लाख, लाख, ठीक है। अब इसको पढ़िए, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इसका जो राइट वन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़। कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस भी सीटेट में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? कौन से ऑर्डर में पूछा है उसने? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। अगर देखिए इसकी बात करूं ना मैं, देखो अवरोही, अवरोही और एक होता है आरोही, ठीक है। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, ये एक ट्रिक है। देखिए अवरोही बड़ा है किससे? आरोही से, है ना। आरोही में कितने हैं? 3 अक्षर हैं, अवरोही में 4 अक्षर हैं। तो अवरोही जो होता है ना बड़ा है, तो ये होगा बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। और आरोही अवरोही के कंपैरिजन में छोटा शब्द है, तो जो आरोही होता है वो होता है छोटे से बड़ा। याद रहेगा, अवरोही बड़े से छोटा और आरोही छोटे से बड़ा। तो देखिए इसमें दे रखे हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है 10.5, ये पॉइंट है यहाँ पर, 10.5, 1.50, 1.055, 1.05, 1.005 और 0.155, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गया कि ये जो 10.5 है यानी 10.5 है, ये क्या है? सबसे बड़ा नंबर है। अब देखिए यहाँ पर 1 ये दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा, यानी कि अभी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं और हमें ये पता है कि 10.5 सबसे बड़ा है और 0.155 सबसे छोटा है, तो ये तो सारे ऑप्शंस में ही दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 10.5 के बाद 1.50 सही है, सही बात है। देखिए ये गलत दे रखा है यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 1.055 है ना, और यहाँ पर दे रखा है 1.05, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो गया। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1। क्यों? देखिए कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हुए थे, ये वाला जो है कि 1.05 में और 1.005 में कौन बड़ा होगा। देखिए पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट की बात करूँ ना, तो यहाँ पर 0.5 है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट की बात करूँ, तो यहाँ पर दोनों डिजिट क्या है? 0 है। तो उस हिसाब से ये 1.05 1.005 से कैसा होगा? बड़ा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट वन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। फिर से वही नहीं, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630। अब इसके लिए देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप 1 by 1 इसको डिवाइड करके देख लीजिए, या फिर जो दूसरा तरीका है डिविजिबिलिटी, है ना, डिविजिबिलिटी रूल से भी आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं देखो इसको दोनों तरीके से करके बताती हूँ। अगर मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी रूल की, जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है वो ये कहता है कि ये जो ऑल्टरनेटिव होते हैं, है ना, इनको जोड़ने के बाद जब इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या फिर वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 3630 की, है ना, अगर मैं 3 में 3 जोड़ती हूँ तो बनते हैं 6 और 6 में 0 जोड़ती हूँ तो बनता है 6। इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 0। तो या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यानी कि ये 11 तो इसका गुणनखंड है। अगर मैं बात करूं 3 की, तो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये कहता है कि जो संख्या के डिजिट हैं, है ना, इनका योग कैसा होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मैं 3 में 6 जोड़ती हूँ तो बनते हैं 9, 9 में 3 जोड़ती हूँ तो बनते हैं 12।
तो 12 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 जो है वो इसका फैक्टर है, यानी कि ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा है गुणनखंड नहीं है। अगर मैं बात करूं 5 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो देखिए लास्ट में 0 दे रखा है, यानी कि ये डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बचा हमारे पास 9, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9, क्योंकि 9 ऐसी संख्या है ये जिससे ये 3630 का गुणनखंड नहीं है। आप देखिए अगर नॉर्मल भाग ला के देखोगे ना, नॉर्मल जैसे हम लगा कर देखते हैं, तो 11 से भाग ला के देखिए 11 तिया 33 होते हैं, 3 बचे, 11 तिया 33, यानी कि डिविजिबल है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करके देखूं, 3630 को 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0, इससे भी कट गया। अगर मैं 5 से डिवाइड करके देखूं 3630 को 5 से, तो देखिए 5 छीं 30, 5 सत्ते 35, है ना, 13 हो गया, 5 दूनी 10, 3 5 छीं 30, तो ये भी डिविजिबल हो गया। अब 3630 को आप 9 से डिवाइड करके देखिए तो वो डिवाइड नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हमने डिविजिबिलिटी रूल से भी बताया और नॉर्मल भाग करके भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये एक पैटर्न दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा, है ना। ऑड नंबर ऑफ टर्म इज, विषम पदों के बारे में पूछा है। पहले हम इसको पैटर्न को देखते हैं। देखिए इसमें कितने पद दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि सम पद दे रखे हैं। हमसे पूछा है विषम, यानी कि हम अगर इसमें +5 कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक विषम संख्या पद बन जाएगा अगर हम इसमें +5 करते हैं तो। अब इनका योगफल पूछा है, तो देखिए प्लस से माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस बचा सिर्फ +5, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लस, यानी कि 4 ऑप्शन, यानी कि 5। देखिए जो प्लस माइनस वाली सीरीज होती है ना, प्लस माइनस होते जाएंगे, इनमें अगर आपसे पूछे विषम पद के बारे में पूछे तो वही संख्या होती है जो दी होती है। मान ले n दिया है तो n होगा, और अगर सम पद के बारे में पूछे, सम यानी कि इवन, तो क्या होता है, वो होता है 0। अब इसमें हम देख लेते हैं। देखिए हमने अभी विषम के बारे में बात की, सम इसमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको देखूं, देखिए प्लस माइनस कितना आया, 0। तो अब इसको ऐसे भी अपने माइंड में रख सकते हैं। प्लस माइनस वाली सीरीज में जब भी विषम पद के बारे में पूछेगा तो वो होगा n, मान लीजिए n पद दे रखे हैं, और सम के बारे में पूछेगा तो उनका योगफल होगा 0। तो देखिए आज की हमने क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस किए न्यूमेरिकल वाले। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। और अब बहुत जल्दी दिवाली आने वाली है, सभी लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, और मुझे लगता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपको जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सेलिब्रेट करने चाहिए, है ना। क्यों करने चाहिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि फेस्टिवल्स हैं छोड़ दो, अगली साल जब जॉब लग जाएगी तब सेलिब्रेट कर लेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो आज समय है, जो बीत रहा है, कल लौट कर आएगा? नहीं लौट कर आएगा। तो मेरा मानना ये है कि आप 24 के 24 घंटे तो नहीं पढ़ रहे होंगे, है ना। दिवाली आने वाली है, दिवाली को भी 1 घंटा निकाल लीजिए, एंजॉय कर लीजिए। जब 2024 आ जाएगा तो ये 2023 जो है आपका सिर्फ पास्ट बन के रह जाएगा। तो आज को भी जीते रहिए और अपने आने वाले कल को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते रहिए। आज भी जिए, आज भी आप जीते रहें, हर पल को अपने एंजॉय करते रहें और अपने कल को बेहतर बनाने के लिए भी मेहनत करते रहें। तो आप लोगों का त्यौहार आने वाला है, आप सभी लोग अच्छे से त्यौहार भी मनाइए और पढ़ाई भी कीजिए। तो आज की क्लासेस में इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए हमारी क्लासेस को लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।